आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी की ब्यूरोक्रेसी की, जिसमें उलटफेर की तैयारी की जा रही है। केंद्र से लौटी योगी की विश्वास पात्र आईएएस अफसर रेणुका कुमार। उत्तर प्रदेश कैडर की 1987 बैच की आईएएस अफसर हैं रेणुका कुमार। रेणुका के पेरेंट कैडर में लौटने से यूपी के वरिष्ठ आईएएस अफसरों में हैरानी हुई है। अब रेणुका कुमार की यूपी वापसी बन रही चर्चा का विषय। प्रतिनियुक्ति के बीच में ही यूपी वापसी को लेकर ब्यूरोक्रेसी में कयास लगाए जा रहे हैं और वो तेज होते जा रहे हैं। योगी सरकार में रेणुका कुमार के पास हमेशा से ही बेहद अहम विभाग रहे हैं। ऐसे में यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है उन्हें एसीएस स्वास्थ्य या फिर पीडब्ल्यूडी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वहीं दिसंबर में ही खत्म होगा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का भी कार्यकाल। ऐसे में मिश्र के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मुख्य सचिव बनाने की भी चर्चाएं की जा रही हैं। और बात करते हैं वियतनाम में भारत के अगले राजदूत की नियुक्ति की। दरअसल संदीप आर्य को वियतनाम में भारत के अगले राजदूत नियुक्त कर दिया गया। वर्तमान की बात की जाए तो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में आर्य काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। वहीं पीके वर्मा को नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त। अभी वियतनाम में भारत के राजदूत हैं प्रणय कुमार वर्मा। वो दरअसल 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं संदीप आर्य और पीके वर्मा। और अब वियतनाम के अंदर जो जिम्मेदारी संभालने वाले हैं वो होंगे संदीप आर्य। वो भारत के अगले राजदूत होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पीके वर्मा की तो उन्हें बांग्लादेश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं भारत के इंद्रनील गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। कौशिक बसु के बाद विश्व बैंक में दूसरे भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री की नियुक्ति हुई है। 1 सितंबर को विश्व बैंक में पदभार ग्रहण करेंगे इंद्रमीत गिल। विकास अर्थशास्त्र के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं गिल। कार्मेन रेनहार्ट की जगह वाइस प्रेसिडेंट पद पर गिल जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से शिक्षित हैं इंद्रनील गिल। और सवाल यह है कि एजेंसियों को मनमाने अधिकार देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन आई, प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस प्रवक्ता वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा वो कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस करती है, कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन बीते 8 सालों से बदले की भावना से ईडी कार्रवाई कर रही है। विपक्षी नेताओं पर कई मामले, जबकि सत्तारूढ़ नेताओं पर एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, एक में भी ईडी ने कार्रवाई नहीं की। वो आगे कहते हैं कि विरोधियों को चुप रखने के लिए ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। वहीं संसद भवन के लॉन में पिकनिक की तरह सांसदों का धरना। गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसदों का धरना चल रहा है। 50 घंटे का यह धरना है। गुरुवार को पहले दिन बारिश के कारण यहां वहां बचते सांसद दिखाई दिए। बारिश बंद होने के बाद गांधी प्रतिमा के सामने लॉन में पड़ाव डाल दिया। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने थामे हुए थे कई थर्मस। सांसदों के लिए 3 तरह की चाय लेकर पहुंची थी डोला सेन। मीठी चाय थी, बगैर चीनी की चाय थी और ब्लैक टी भी थी, और ये तीनों अलग अलग थर्मस में थी। इस दौरान राकांपा सांसद सुप्रिया सुले सांसदों के लिए गाजर का हलवा लेकर आई, पनीर लेकर आई। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोयल के किचन में हलवा बनाकर लाई थी। वहीं द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा अपने साथ इडली लेकर आए। तेलंगाना राष्ट्र समिति सांसदों ने वेज सैंडविच का इंतजाम किया। संसद भवन में खाते पीते चल रहा है निलंबित सांसदों का धरना, लेकिन मच्छरों से बड़े परेशान हैं। माननीय निलंबित सांसद, अच्छा होता कि कोई वो भी लेकर आ जाते जिससे मच्छर थोड़ा दूर रहते, चाहे वो स्प्रे ही होता या शरीर पर लगाने वाला कोई लोशन होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से
सब मिल बांट कर वहां पार्टी के साथ धरना कर रहे हैं और ये बांटा जा रहा है कि आपको गाजर का हलवा लेकर आना है, आपको इडली लेकर आनी है, आपको चाय लेकर आनी है, वो भी 3 तरीके की। क्योंकि कोई सांसद होंगे जो साहब सिर्फ ब्लैक टी पीते होंगे, कोई होंगे जो दूध वाली चाय तो पीते होंगे लेकिन बिना चीनी के पीते होंगे, और कोई होंगे जो कहते होंगे ना ना हमारा शुगर लेवल अच्छा है, हम सिर्फ चाय पिएंगे चीनी वाली। तो वहां सब कुछ मिल रहा है। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में अधीर रंजन चौधरी के इंटरव्यू की। किसी भी मामले में तिल का ताड़ बना सकती है बीजेपी। जब हम राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो रास्ते में रोका गया था। विजय चौक पर मैंने की थी मीडिया के लोगों से बातचीत, जबान फिसल गई, बाद में गलती का एहसास हो गया। रिपोर्टर जा चुका था, शाम तक बिल्कुल नहीं था हंगामे का अंदाज। देर रात सक्रिय हो गया बीजेपी का प्रोपेगेंडा चैम्बर। वो आगे बचाव में कहते हैं कि मैं बंगाली हूं, हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, मेरे मन में राष्ट्रपति के लिए पूरा सम्मान है, माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी ने हमले शुरू कर दिए। संसद में सत्ता पक्ष खुद पर खुद हंगामा कर रहा है और ये बीजेपी की पहले से सोची समझी राजनीति है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि गलती से शब्द का इस्तेमाल हुआ। वो अभी भी कह रहे हैं कि वो बंगाली हैं, हिंदी उन्हें अच्छे से नहीं आती। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि पति और पत्नी के बीच का अंतर तो समझ में आता होगा। और जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं दरअसल वो एक कुर्सी है, संवैधानिक कुर्सी है। तो क्या जानबूझकर ऐसी गलती की गई? ये सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो राज्यपाल को लेकर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, वो प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि हिंदी का अल्प ज्ञान है या कंट्रोवर्सी खड़े करने में उनको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसके बाद पूरे देश में उनकी चर्चाएं। रूस और यूक्रेन, या कहें कि यूक्रेन और चीन से लौटे छात्रों को राहत। 30 जून तक डिग्री पूरी कर चुके छात्र दे सकेंगे FMG। ऐसे भारतीय छात्र जो थे अपनी स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम साल में और कोरोना महामारी या रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत लौट आए थे, उन्हें दी जाएगी विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा FMGE में बैठने की अनुमति। हालांकि इसके लिए छात्रों की पढ़ाई पूरी होना और 30 जून या उससे पहले तक कोर्स को पूरा करना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक बड़ा फैसला है और यह बड़ा फैसला उन बच्चों के लिए वाकई में नजीर और राहत है जिनके पिता का साया वक्त से पहले उठ जाता है, मां दूसरी शादी करती है, बेटे का सरनेम बदलता नहीं और फिर सौतेले पिता के साथ जो रिश्ता समाज में दिखाई देता है वो बच्चे को कभी अच्छे से रहने नहीं देता। दरअसल पति की मौत के बाद बच्चे का सरनेम बदल सकती है अब उनकी पत्नी, या कहें कि बच्चे की मां। दोबारा शादी के बाद दूसरे पति के सरनेम का इस्तेमाल करना अब आसान है और वो आसानी से कर सकती है। दूसरे पति को बच्चे का सौतेला पिता कहना क्रूरता है। सामाजिक हैसियत में सरनेम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। हाईकोर्ट ने नहीं दी थी महिला को सरनेम बदलने की मंजूरी, लेकिन अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सौतेला पिता कहना यह क्रूरता है और सामाजिक हैसियत में सरनेम का बड़ा स्थान। इसलिए अगर महिला को किसी कारणवश दूसरी शादी करनी पड़ रही है तो दूसरे पति के सरनेम को वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उनसे हुए पहले पति के बच्चे भी उस सरनेम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। झारखंड के जज की हत्या में 2 लोग दोषी करार। ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और राहुल वर्मा पर हत्या का आरोप है। 1 साल पहले आपको ध्यान होगा धनबाद के अंदर जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे उत्तम आनंद। 28 जुलाई 2021 की सुबह लगभग 5 बजे होंगे जब जज की हत्या कर दी गई थी। विशेष सीबीआई अदालत 6 अगस्त को अब आरोपियों को सजा सुनाएगी।
कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है। सवानूर का जाकिर और बेलारी का शफीक गिरफ्तार किया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हो सकते हैं दोनों आरोपी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में योगी मॉडल को अपनाने से चूकेंगे नहीं। वहीं कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। राज्य में बोम्मई सरकार का 1 साल पूरा, बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। मुख्यमंत्री बोम्मई ने इस मौके पर होने वाले कार्यक्रम रद्द कर दिए। गुरुवार को मंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मृतक प्रवीण नेतारू के परिवार के लोगों से मुलाकात और बोम्मई ने नेतारू की पत्नी को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की पॉलिटिक्स एंड करप्शन। पार्थ चटर्जी को हटाकर ममता बनर्जी ने पेश किया अच्छा उदाहरण, लेकिन राजनीतिक रूप से उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। पूर्व मंत्री और तृणमूल से निलंबित नेता ने किस तरह रुपयों का ढेर लगाया। ममता बनर्जी केंद्र, उसकी एजेंसियों और बीजेपी से लड़ने को हमेशा तैयार, लेकिन सामने आया उनके खुद के वरिष्ठ सहयोगी मंत्री का भ्रष्टाचार। अन्य राज्यों में भी अक्सर देखा जाता है कमीशन का सिलसिला, और ये दरअसल राजनीतिक भ्रष्टाचार, इससे कोई भी अछूता नहीं। सवाल यह कि क्या नेपाल के कैसीनो में उड़ाया जाता है हवाले का पैसा। ईडी ने व्हाट्सएप की जांच की, पड़ताल की, उसके बाद यह खुलासा किया। कैसीनो से जुड़े हैं प्रवीण कुमार चिकोटी और माधव रेड्डी। दोनों के सेलफोन की जांच पड़ताल में सनसनीखेज खुलासा हुआ। मैसेज के आधार पर ईडी ने नामी गिरामी लोगों की सूची तैयार की। बॉलीवुड, टॉलीवुड एक्टर, आंध्र तेलंगाना के राजनीतिज्ञ इसमें शामिल हैं। एक चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर से भी ईडी पूछताछ कर रही है। विमान से नेपाल, इंडोनेशिया और थाईलैंड जाती थी पंटर। हवाला लेन देन और फेमा के उल्लंघन की जांच कर रही है ईडी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल की। कोने में तृणमूल कांग्रेस। मंत्री पार्थ चटर्जी के सहयोगी के यहां से 50 करोड़ रुपए मिलने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोने में सिमट गई है तृणमूल कांग्रेस। ईडी के छापे में राशि बरामद हुई है। भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। सरकारी नौकरियों और ठेके में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह एक बड़ा झटका है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के रास्ते में ये एक बड़ी रुकावट है।